नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट कब कब है और मतलब कब कब हमें सीपीयू शेड्यूलर की रिक्वायरमेंट होगी फॉर शेड्यूलिंग द प्रोसेस। तो सबसे पहले की देखिए दोस्तों कि हु विल यूज सीपीयू शेड्यूलिंग टू इलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट। अगर हमारे पास मान लीजिए कि रेडी स्टेट में प्रोसेस पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, तो रेडी स्टेट के प्रोसेस से उसमें जो वेरियस प्रोसेस होंगे वहाँ से कौन सेलेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग ये देखे हुए थे शेड्यूलर के टर्म में कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ये काम है कि उसमें से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना। और वहाँ पर मैंने दोस्तों आपके साथ एक चीज़ बोला हुआ था कि यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई होता है और उसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अनुसार जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और सीपीयू एलोकेट करता है। तो हम लोग इसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में ये समझेंगे कि कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे कि हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर में न्यू से रेडी स्टेट में प्रोसेस आता है, न्यू से रेडी स्टेट में। तो क्या यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर की जरूरत है? तो हाँ दोस्तों, देखिए व्हेन अ न्यू प्रोसेस is created, it will move to ready state। जब कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट में क्रिएट होता है तो उससे कहाँ पे मूव किया जाता है? रेडी स्टेट में। इसका मतलब जो है जो प्रोसेस जो है जो न्यू स्टेट में था, जो प्रोसेस न्यू स्टेट में था वो अब कहाँ पे आ चुका है दोस्तों? जो न्यू स्टेट में था वो प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में आ चुका है, प्रोसेस जो अब रेडी स्टेट में आ चुका है। तो अब क्या करना पड़ेगा? देन CPU scheduling is needed to select high priority process execution। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट केस तो हमारे पास ये आ गया कि अगर कोई भी न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है और वो जब रेडी स्टेट में आता है तो इसके बाद जो है देन सीपीयू शेड्यूलिंग इज नीडेड। अब यहाँ पर हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? अगर मान लीजिए हमारे पास न्यू स्टेट से 10 प्रोसेस आ रहे हैं, तब 10 प्रोसेस में जो है 10 में से 10 प्रोसेस को तो एलोकेट किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं एलोकेट किया जा सकता? क्योंकि जो प्रोसेसर है वो वन टाइम में किसी एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो वहाँ यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? सीपीयू को बारी बारी से प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? सीपीयू एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर क्यों शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी होगा, जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी, उसे पहले भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर का जो चीज आ रहा है ये भी क्या है? शेड्यूलिंग मेथड के ही अंतर्गत आता है कि जो हाई प्रायोरिटी है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए, जो हाई प्रायोरिटी है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए। इसी तरह के हमारे काफी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस था कि अगर न्यू से रेडी आ गया तो रेडी में हमारे पास शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी जो है जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस होंगे उससे सीपीयू एलोकेट हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम सेकेंड केस में हमारे पास जो है सीपीयू की कब जरूरत पड़ेगी। तो सेकेंड केस में देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है रेडी स्टेट की हम लोग जब बात करेंगे रेडी स्टेट की, तो रेडी स्टेट में कब कब जो है प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में था, अब वो प्रोसेस जो है क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। जो प्रोसेस पहले रनिंग स्टेट में था वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। अगर प्रोसेस, दोस्तों एक चीज और, अगर आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम नहीं याद है तो आप मेरे डे 1 वाले वीडियो में प्रोसेस स्टेट डायग्राम जरूर देख लें, क्योंकि मैं उस प्रोसेस स्टेट डायग्राम को भी यहाँ पर कवर करने नहीं जा रहा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रोसेस स्टेट डायग्राम में तो आप उसे जरूर देख लें पहले, ताकि आपको ये वीडियो जो है काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा रनिंग है, रनिंग स्टेट से अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो इसके बाद क्या होगा? रेडी स्टेट से कोई एक नया प्रोसेस कहाँ पे आएगा? रनिंग स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो है अभी रेडी स्टेट से प्रोसेस सिलेक्शन की जरूरत है। और एक केस हमारे पास बनती है कब? जब रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में चले जाए। और तीसरा केस है दोस्तों हमारे पास रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस जो है प्रीम्प्ट होकर के फिर से रेडी स्टेट में चले जाए।
तीन केस हमारे पास रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस जो है बाहर चले जाएगा। कब कब? या तो हो सकता है प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, या प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चले जाए, या फिर प्रोसेस रेडी स्टेट में चले जाए प्रीम्प्ट होकर के। तब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ऑल थ्री केसेस, अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो केस है, यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो केस हैं जो हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों केस, इस तीनों के तीनों केस में जब प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट को छोड़ देगा तो क्या होगा? नया प्रोसेस को एलोकेट करना पड़ेगा, नया प्रोसेस जो है सीपीयू लेगा। तब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है कि इन ऑल थ्री प्रोसेसेस, थ्री केसेस, when process leaving the CPU, leaving the running state and अब देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई भी प्रोसेस है और वो क्या कर रहा है, अगर रनिंग स्टेट को छोड़ देगा, मतलब जो प्रोसेस में सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रहा था अगर उसे छोड़ेगा तब क्या होगा? एंड तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास जो है रेडी स्टेट में प्रोसेस के सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। कब? जब या तो रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस टर्मिनेशन स्टेट में जाए, या फिर रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाए, या फिर रनिंग स्टेट से कम बैक टू रेडी स्टेट अगेन। तो इन तीन केस में भी जो है रेडी स्टेट में प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा जिसे प्रोसेसर एलोकेट करना है। तो then CPU scheduling is required to select one of the process which is available on the ready state। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग दो स्टेट पढ़ चुके हैं और दो केस पढ़ चुके हैं। जब कोई भी प्रोसेस जो है न्यू से रेडी स्टेट में आता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि अब रेडी स्टेट से किसको सीपीयू एलोकेट करना है। और या फिर या तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन, या रनिंग स्टेट से वेटिंग, या रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चले जाए, उस केस में भी रेडी स्टेट में ये सेलेक्ट करना पड़ता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कि अब कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस जो है सीपीयू को एलोकेट करना है। देखिए थर्ड केस हमारे पास आता है दोस्तों वेटिंग स्टेट का कंसेप्ट। अब वेटिंग स्टेट का कंसेप्ट ये है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में जाता है या फिर वेटिंग स्टेट से आता है, तो उस केस में जो है रेडी क्यू में प्रोसेस को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक चीज और ध्यान देना है, वो ये जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में हमारा दोस्तों देखते हैं हम लोग कि थर्ड केस हम लोगों को किस प्रकार से वेटिंग स्टेट के कंसेप्ट को यूज करना है। थर्ड केस में हमारा वेटिंग से वेटिंग टू रेडी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वेटिंग से रेडी का केस कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा रेडी स्टेट है और ये हमारा रनिंग स्टेट है। अब यहां से वेटिंग स्टेट होगा, वेट, तो या तो देखिए रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस लो प्रायोरिटी का है, या फिर प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का हो सकता है, या फिर वेटिंग स्टेट से जो है कोई भी लो प्रायोरिटी का या फिर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस रेडी स्टेट में आ सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी बेस्ड है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का हो या लो प्रायोरिटी का हो, वो अगर आता है यहाँ पर, तो इसमें दो केस में स्टडी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है व्हेन पीएल हमारा क्या है, कोई भी लो प्रायोरिटी है, व्हेन लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, कोई भी लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है कहाँ पे, रनिंग स्टेट में है, ठीक है। ये हमारा जो है अभी मान लीजिए ये प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में है, ठीक है, ये प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में है। एंड another process PH जो कि हाई प्रायोरिटी का है, क्या है, हाई प्रायोरिटी का है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज गो फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, रेडी स्टेट। देखिए दो केस है। पहली बात तो कि जो हमारा लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पे आ रहा है, when a low priority process is in running state and another process high priority process is go from waiting state to ready state।
अब ये हमारा भी रनिंग स्टेट में है और हमारा जो है ये हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो वेटिंग से कहाँ पे आ गया, रेडी स्टेट में आ गया। तब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से अब शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन CPU scheduling is applied to select the appropriate process for execution. यहाँ पर अब क्यों जरूरत पड़ी, देखिए दोस्तों पहली बात तो ये कि व्हेन लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट, अभी जो ये प्रोसेस जो है वो लो प्रायोरिटी का है जो रनिंग स्टेट में है। अभी यहाँ पर जो ये रनिंग स्टेट में, लो प्रायोरिटी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, और अनदर प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी का है वो कहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है दोस्तों, वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ चुका है। तो अब फिर से CPU शेड्यूलर को ये शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हाई प्रायोरिटी का जॉब जो है वो क्या हो चुका है, आ चुका है। तब जो ये लो प्रायोरिटी जो रनिंग स्टेट में है, अभी जो लो प्रायोरिटी में इसे प्रिम्प्ट करके फिर से रेडी स्टेट में लाना पड़ेगा, और जो रेडी स्टेट में है हाई प्रायोरिटी का जॉब उसे रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी फिर से शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, देख रहे हैं आप, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रायोरिटी चेंज हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस और भी एक है, ये जस्ट इसका अगर हम लोग अपोजिट मान ले, वो क्या है कि इफ PH हाई प्रायोरिटी, क्या है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन रनिंग स्टेट। अभी जो है अब इस केस में क्या है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है रनिंग स्टेट में, ऑलरेडी जो है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ही रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तब अब देखिए क्या केस बनता है, एंड PL क्या है, लो प्रायोरिटी का है, लो प्रायोरिटी इज गोज फ्रॉम वेट स्टेट टू रेडी स्टेट आफ्टर इनपुट आउटपुट कंप्लीटेशन, then also CPU scheduling is applied, but we will convey with PH execution. अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास तो ये सेकेंड केस है, वो ये कि अभी इस बार जो है हाई प्रायोरिटी रनिंग स्टेट में है, और इस बार लो प्रायोरिटी जो है वो रेडी स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अब स्टिल यहाँ पर देखिए क्यों शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और क्यों इसमें शेड्यूलिंग करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जो हाई प्रायोरिटी तो है, पर इसे एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है, या ये काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा हाई प्रायोरिटी का जॉब, तो ये और जो ये लो प्रायोरिटी का जॉब है इसे एग्जीक्यूशन में काफ़ी कम टाइम लगना है, या फिर इसे काफ़ी कम टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए। तो स्टिल इस लो प्रायोरिटी जॉब को काफ़ी कम टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए, और ये जो भी हाई प्रायोरिटी जॉब अभी स्टिल अवेलेबल है रनिंग स्टेट में, इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा दोस्तों, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, जो ये लो प्रोसेस जॉब है इसको अफेक्ट करेगा, और यही एक कन्वे इफेक्ट है दोस्तों। तो हम लोग अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जब पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये कन्वे इफेक्ट जो है आता है, और ये किस प्रकार से जो है प्रोसेसर को या प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो अभी आप यहाँ पर बस ये समझ लें दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी शेड्यूलिंग की जरूर रिक्वायरमेंट है, स्टिल जो है ये लो प्रायोरिटी जॉब तो है, पर जो है ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को जो है या प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को इफेक्ट कर रहा है, चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में। तो देखिए दोस्तों अलग अलग केस में जो है अलग अलग हमारे पास क्राइटेरिया है, और अलग अलग तरीके से प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है CPU को, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक जो है प्रोडक्टिविटी लिया जा सके CPU का। तो ये हमारा सिंपल था दोस्तों कि क्या होता है शेड्यूलिंग, और शेड्यूलिंग की रियल में रिक्वायरमेंट क्या है,
और कहाँ कहाँ पे शेड्यूलिंग ज़रूरत है और उसे किस प्रकार से शेड्यूलिंग किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप से जल्द से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट मोनेटाइजेशन डेज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइब यूजर के लिए है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।